वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर की, जहां पिछले कुछ दिन से जो है मुजाहिरे चल रहे थे और कशीदगी बढ़ती हुई ही नज़र आ रही थी। ये जो मुजाहिरे हैं ये अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर बुलाए गए थे। लॉन्ग मार्च था, मुजफ्फराबाद में धरना भी हुआ। सस्ती रोटी और बिजली के जो रेट्स हैं ये मेन डिमांड्स थी। वैसे तो तफसील से डिमांड्स का जिक्र हुआ है, बट ऑब्वियसली दीज वर द टू मेन डिमांड्स। ये जो सूरत हाल थी वो पिछले 3 दिन से हमें लगा कि काफ़ी कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। इंटरनेट, सेल्यूलर सर्विसेज ये भी ब्लॉक कर दी गई थी। निज़ाम ज़िंदगी जो था वो भी मुअत्तल हो चुका था, पहिया जाम हड़ताल थी। और उसके बाद सिक्योरिटी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनका और लग ऐसे रहा था एट वन पॉइंट कि अवाम और ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं ये एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं। लोग ज़ख्मी भी हुए। हफ्ते को फायरिंग की वजह से एक सब इंस्पेक्टर जो है वो जाँ बहक भी हुए। रेंजर्स कॉल कर ली गई थी। एक मरतबा तो रेंजर्स जो हैं वो वहाँ पहुँच के एंटर करके आज़ाद जम्मू कश्मीर की वापस मुड़ी। आज सुबह फिर इत्तलात आई कि वो एंटर कर गई हैं। आज दोपहर तक जो वज़ीर आज़म हैं उनकी तरफ से ये बताया गया कि सारा मामला जो है वो हल हो गया है। जो डिमांड है ख़ास तौर पे बिजली और आटे के हवाले से ये वफाकी हुकूमत ने मान ली है। ये ऐलान किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं चौधरी अनवारुल हक साहब की तरफ से इस्लामाबाद में प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इन मामलात को जो है अब हल कर लिया जाएगा। मगर इसके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले फिर इत्तला आ रही है, तफसील ज़्यादा हमारे पास मौजूद नहीं है, कि मुजाहिरीन और जो लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल हैं उनके दरमियान एक दफ़े फिर जो कशीदगी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फिर कहा जा रहा है कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शेलिंग हुई है, टीयर गैस हुई है, क्योंकि मुजाहिरीन जो है वो अभी भी वहीं मौजूद थे। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद माजिद खान साहब, तर्जुमान हैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर। वेलकम टू द शो सर। सर, ऑब्वियसली बहुत तनकीद हो रही है आपकी हुकूमत पे। कहा यह जा रहा है कि आप लोगों ने वक्त पे मसाइल को हल नहीं किया और उसकी वजह से हालात इतने बिगड़े कि दोनों तरफ हम कह सकते हैं, मतलब कि लॉ इन्फोर्समेंट मुजाहिरीन की तरफ लोगों की जानें भी गईं, लोग ज़ख्मी भी हुए। सो डू यू थिंक कि आप लोगों ने इसको शायद शुरू में इसकी अहमियत को समझा नहीं जब मुजाहिरे शुरू हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सबसे पहले सबमिशन ये है कि बेसिकली एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज़ कि शायद गवर्नमेंट जो है वो अवेयर नहीं थी चीज़ों से और वो उसने कोई स्लैगनेस शो किया है। सर, कौन बिल्ड कर रहे हैं नैरेटिव? मैं बताता हूँ, आ रहा हूँ उस तरफ, कि शायद हमने उनको प्रॉपर्ली टेकअप नहीं किया। साल भर कबल एक पॉलिटिकल कमेटी जिसको हेड कर रहे थे हमारे एक मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट फैसल मुमताज़ राठौर, एंड ही इज़ ऑल्सो द जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इसके हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को नुमाइंदगी दी जिन्होंने इनके साथ एक एंगेजमेंट पॉलिसी की। एंड वी हैव डन सो मैनी मीटिंग्स, और बहुत लंबी हमने इनके साथ मीटिंग्स की, और एट द एंड हम एक कंक्लूजन के ऊपर आए जिसमें 10 नुकात के ऊपर हमारा इत्तफाक़ राय हुआ। और उस इत्तफाक़ राय के बाद एक पहला पॉइंट था कि आप टारगेटेड सब्सिडी की तरफ चले जाएँ। अनफॉर्चुनेटली एक हफ्ते के बाद ही कुछ दोस्त हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी के उसे डेविएट कर गए, और जो बाकी पॉइंट्स थे उनमें कुछ लेजिस्लेशन के से रिलेटेड थे, कुछ के ऊपर हमने इमीडिएटली अमल दरामद किया। इसमें बैंक ऑफ AJK की शेड्यूलिंग भी एक इशू था, और इसके साथ प्रॉपर्टी टैक्स था, स्टूडेंट यूनियन की रीइंस्टेशन थी। इस तरह अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो था कि उसको आप स्ट्रेंथन करें और एक इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाएं। इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो हमने बना दिया। बैंक ऑफ AJK की स्केजुलिंग के लिए हम काफ़ी हद तक आगे चले गए। अब क्योंकि जब स्टेट बैंक की तरफ से 2 रिक्वायरमेंट्स थी हमें। सर, ये तो आप साल पुरानी बात करें ना, अभी भी उनके मुतालबात यही थे। आई नो, बट अब इसमें ऐसे हुआ कि जो मेजर मुतालबात थे वो थे आटा और रोटी, आटा और बिजली। उनकी डिमांड थी कि पैदावारी लागत के ऊपर आप हमें बिजली दें, क्योंकि पानी हमारा और ये हमारा पहला राइट है।
اور آٹا آپ ہمیں گلگت بلوچستان کی طرح جس طرح سبسڈی وہاں دی جاتی ہے ویسے دیجیے. اس میں ایشو یہ تھا کہ جب ہمارے ان کے ساتھ نیگوسیشن ہوئی تو یہ چیزیں چلتی گئی اور اس دوران آپ کا پاکستان کا الیکشن آ گیا اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. ہم نے اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کاکڑ صاحب کے ساتھ یہ معاملات ڈسکس ہوئے تو انہوں نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی, انٹر منسٹریل کمیٹی, جس کو آپ کے اس وقت کے ڈیفنس منسٹر نے ہیڈ کیا. ہماری آپ کی فیڈرل اتھارٹیز کے ساتھ بہت میٹنگ ہوئی, کافی ایشوز ہم نے سیٹل کیے, جس میں ہمارا پی ٹی اے کا ایک 7 ارب روپے کا سر. تو آپ کی بات سے مجھے سر وقت کم ہے, سو آئی ہیو ٹو گیٹ ٹو دا پوائنٹ کہ پھر آپ یہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ پاکستان میں الیکشنز ہو رہے تھے تو اس کی وجہ سے وفاقی حکومت چاہے وہ نگراں تھی یا اس کے بعد یا اس سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے, انہوں نے تاخیر کی. نہیں, تاخیر نہیں کی, یہ فیڈرل سبجیکٹس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جی وہی نا, تو سر پھر انہی کی ذمہ داری ہے, انہوں نے پھر اتنی تاخیر کی کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. آج کیونکہ انہوں نے ہماری جب پرائم منسٹر پاکستان نے میٹنگ بلائی اور انہوں نے جب یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تو انہوں نے ہمیں 23 ارب روپے ریلیز کیے. جو ہی ریلیز کیے ہم نے اس کے مطابق پیداواری لاگت کے مطابق بجلی کا نوٹیفیکیشن بھی کر دیا اور آٹے کو بھی سبسیڈائز کر دیا. بیٹھے ہوئے ہیں اور میں پھر یہ سوال کروں گی کہ جتنی بھی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے, اگر اتنا کرائسس ہے آزاد کشمیر میں اور ہم جو وزیر اعظم ہیں وہ اسلام آباد پریس کلب میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو اس سے پیغام تو یہی جاتا ہے کہ ہی از ناٹ آن ٹاپ آف تھنگس, وہ بیٹھے ہی نہیں ہوئے جہاں مسئلہ ہے. دیکھیں, پہلی گزارش تو ہے کہ پرائم منسٹر نے پریس کلب میں نہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ کی ہے, کشمیر ہاؤس میں. ایک تو کلیئرٹی کرتا چلو, اوبیسلی پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ میٹنگ تھی تو میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس یہیں پہ کرنی تھی ہمیں. اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرائم منسٹر فلی آن بورڈ ہیں ہر چیز سے. ہمارا اس وقت ایک 3 رکنی کمیٹی بنی ہے جو ساری چیزوں کو مانیٹر کری, جس کو ہیڈ پی ایم ایل این کے سینئر منسٹر کر رہے ہیں. اس میں پیپلز پارٹی بھی اور اس میں ہماری ہم لوگ بھی ہیں اور ساری ایڈمنسٹریشن اس وقت چیزوں کو دیکھ رہی ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم نے شروع دن سے یہی اپنا روٹین رکھی کہ ڈائیلاگ کے ذات اس چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے. اور بٹ سر ڈائیلاگ کے باوجود لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پروٹیسٹ ہو رہی ہے. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کہیں کوئی کمیونیکیشن کا گیپ ہے, کیا مسئلہ ہے کہ آپ لوگ جب آپ نے کر بھی لیا, پریس کانفرنس بھی کر دی, اناؤنس بھی کر دی سبسڈیز, مگر ابھی بھی وہاں کشیدہ صورتحال ہے. دیکھیں, ٹریڈرز کی حد تک جہاں تک بات تھی تو ٹریڈرز نے کافی حد تک ان چیزوں کو ابھی ہماری ان کے ساتھ چل رہی ہے ایکسیپٹ بھی کہ تبھی ہم نے یہ ساری چیزیں کی ہیں. اب میری اس میں گزارش یہ ہے کہ اس میں صرف ٹریڈرز نہیں ہیں, اس میں اور لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں. اب جب اور لوگ شامل ہو گئے ہیں تو چیزیں شاید ان کے ہاتھ میں بھی پوری طرح سے نہیں ہیں. اور لوگ مانی مطلب اس میں کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی شامل ہو گئے ہیں جو شاید نہیں چاہتے کہ یہ جو ڈائیلاگ سکسیسفلی کسی اینڈ کے اوپر لگے اور چیزیں اپنے روٹین کے اوپر جائیں اور اس کے سارے سلسلے کا جو اس اسٹیٹ کا جو پیس ہے وہ ری انسٹیٹ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. سر آپ مطلب کہ پاکستان کی کچھ پولیٹیکل پارٹیز پہ الزام لگا رہے ہیں؟ نہیں, پاکستان تو ہمارے لیے مطلب کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اور لوگ کون ہیں, اور مطلب کہ کیا آپ لوگوں کو پہلے سے احساس تھا کہ ایسے لوگ بھی پروٹیسٹ میں شامل ہیں جو نہیں چاہتے کہ مسئلہ حل ہو؟ دیکھیں, آپ کے نیبرنگ کنٹری میں اس وقت ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اور انہوں نے ہمیشہ ایک نیریٹو بلڈ کر کے الیکشن کیا ہے. اور ابھی بھی جو ان کی طرف سے ایک بیشنگ ہو رہی ہے ان کے میڈیا کے اوپر, وہ بہت سی چیزیں اس چیز کو کرتی ہیں کیونکہ آزاد کشمیر ایک بہت سینسیٹیو ریجن ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری نیبرنگ ملک کی جو ہے اس کی بھی کوئی مداخلت ہے ان پروٹیسٹ میں؟ دیکھیں, وہ بہت دفعہ انہوں نے کلیم کر لیا. جب انہوں نے 370 ریووک کیا, 35A ریووک کیا, تو ان کا کیا سٹینس تھا نریندر مودی کا. جب پھر انہوں نے ہمارے علاقے کو یونین ٹیریٹری سے نکال کے اس کو ایک اور سٹیٹس دیا تو اس وقت ان کا کیا نیریٹو تھا. اب پھر ان کا ایک الیکشن ہے اور ڈیفینیٹلی یہاں اگر کوئی ٹینشن ہوگی تو ان کو اس کا بینیفٹ ہوگا. گزارش میری یہ ہے کہ یہ ایک بہت سینسیٹیو ریجن ہے, ہمیں بہت سی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے کوئی نہ کوئی چیز دیکھنی ہے. گورنمنٹ اور جتنی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ اس وقت کوشش کر رہی ہیں کہ جس حد تک ریسٹرینٹ شو کیا جائے, ریسٹرینٹ کے ذریعے ہم چیزوں کو آگے لے کے چلیں. سر تو پھر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ جو بات کریں کہ یہ صحیح ہے تو پھر کہیں نہ کہیں تو یہ کوتاہی ہماری ایجنسیز کی بھی ہوگی کہ ایسے لوگ شامل ہو گئے مظاہروں میں یا وہاں کی حکومت کی اور معلوم نہیں ہوا کہ کشیدگی جو ہے وہ ایسے ایلیمنٹس کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں میڈم, ہم دیکھیں لوگوں کی جانیں گئی ہیں, بلیم نہیں کر سکتے, لیکن اس سے قبل بھی کئی چیزیں ہوتی رہی ہیں. کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وہ کیا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اگر کہیں سے کچھ چیزیں مینیج کی جاتی ہیں تو اندر ہی سے لوگوں کو مینیج کیا جاتا ہے, تو وہی اس کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ابھی کیونکہ ایک بڑا ریلیف پیکیج ہم نے دیا ہے,
फेडरल गवर्नमेंट ने वो जो पैसे हमें रिलीज़ किए अभी 23 अरब रुपए, उसके साथ ही हमने नोटिफिकेशन किया। मैं समझता हूँ ट्रेडर्स की हद तक तो इशू सेटल्ड हो गया, और ट्रेडर्स के लिए तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी और जगह पर ऐसा रिलीफ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स में भी बहुत बड़ा रिलीफ, और आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स में भी बड़ा रिलीफ, और आपको गंदम के अंदर भी बहुत बड़ी सब्सिडी देने जा रहे हैं हम। तो हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें किसी एमिकेबल वे की तरफ और पीसफुल वे की तरफ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हम वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम PMLN से बात करेंगे ओवरऑल सूरत हाल पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जो पॉलिटिकल सिनारियो है उस पे। एक तरफ तो 9 मई का दिन था, उसके ऊपर कुछ तकरीरें हुई, ख़ास तौर पे जो DGISPR ने उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मेरे ख्याल में इन सम वेज़ वो सीन या स्टेज सेट हो गया। बहुत तनकीद हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, माफ़ी का भी जिक्र हुआ, मगर उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि डायलॉग होना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब नए वफाकी काबीना के वो मेंबर बने हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गैर मशरूत मुज़ाकरात की दावत दी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं, उन्होंने भी एक तकरीर जो की पिछले दिनों में, उसमें कहा कि सियासतदानों ने अगर हाथ ना मिलाया तो फिर पार्लियामेंट में जो मसाइल हैं उनका हल नहीं वहाँ से निकलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलबत्ता मौक़िफ़ फ़र्क है, वो अभी भी किसी जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे डायलॉग में दिलचस्पी नहीं रखते। वो अब बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू करनी है इस सारे मामले पर, ख़ास तौर पे कि जो ग्रैंड डायलॉग कॉन्सेप्ट है ये है क्या। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है खुर्रम दस्तगीर खान साहब, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। खुर्रम साहब, सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो ग्रैंड डायलॉग का जिक्र हो रहा है सर, कोई इसकी आई मीन इज इट जस्ट एन इनिशियल आइडिया या कोई इसकी तफसील भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इसके बारे में सोचा है कि व्हाट डज इट मीन अ ग्रैंड डायलॉग जिसका राना सनाउल्लाह साहब ने जिक्र किया? जी, इसकी बुनियाद तो 2006 का जो मिसाक जमहूरियत है वो होगी कि क्या उसको 18 साल हो गए हैं, उसको अपडेट करना है, उसमें कौन सी चीज़ें अमेंड करनी है। बात तो देखिए, असल में जो बुनियाद बननी है वो असूल बनना है कि हमें आगे कैसे चलना है। इट इज़ नॉट ए गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड कि अच्छा जी हम आपको जेल से निकाल देते हैं, दैट्स इट, ये मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात तो किसी असूल की बुनियाद पे होने कि पाकिस्तान को आगे कैसे लेकर जाना है। अब वो ग्रैंड है या नहीं है ये एक अलहदा सब्जेक्ट है, क्योंकि ग्रैंड डायलॉग की जब बात होती है तो उस पर फिर होता है कि इस पर शायद दूसरे इदारे भी शामिल होंगे। लेकिन अगर कोई बुनियाद बननी है तो वो मिसाक जमहूरियत बननी है, या अगर पार्लियामान में PTI बात करना चाहे पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल पर या इलेक्शन रिफॉर्म पर या ऐसी लेजिस्लेशन पर जिसे वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए जरूरी है, तो हम हर वक्त उनसे बात करने के लिए तैयार। सर ये जो आपने कहा कि जो COD है उसके ऊपर कोई अमेंडमेंट होनी है, तो सर क्या उस पे आप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये इत्तेफाक है कि इसमें कोई तब्दीली लाने की ज़रूरत है या अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, या सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमातों को भी अब COD का हिस्सा बनना है? जी, ये डिस्कशन तो जब भी आगाज होगा, सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून के अंदर से बाकायदा आगाज होना है। इसका भी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की इस हफ्ते मीटिंग है, तो अगर उसके अंदर ये फैसला हो जाता है पार्टी की मरकजी मजलिस आमला की तरफ से कि ये हमने काम करना है, तो फिर सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी से इस पर गुफ्तगू होगी। लेकिन ये बहुत अरसे से हमारी ऑफर थी कि दूसरी जमातें जो ज्वाइन करना चाहें वो इस पे हाजिर हैं, और अभी भी मुल्क को आगे लेकर चलने का फॉर्मूला ही तय होना है। किसी एक शख्स की जात को बचाने के लिए तो मामला नहीं बनना। वो तो ठीक है सर, तो पार्लियामेंट में मैं इसलिए सिर्फ पूछ रही थी कि पार्लियामेंट में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है, वो चाहे वहाँ अब
उनका रवैया सख्त रहे, वो सख्त तकरीरें करें, बट वो बैठे तो वहाँ हुए हैं, तो इसलिए अगर आप लोग कोई लेजिस्लेशन भी लाएंगे तो वो उस पर इंगेज तो करेंगे। आप लोगों की उनसे ये भी गुफ्तगू चल रही है कि कमिटीज़ के हेड्स कौन से होंगे, कौन सी कमिटीज़ उनके पास होंगी, कौन सी हुकूमत के पास होंगी, तो पार्लियामेंट में तो इंगेजमेंट जारी है। आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि पार्लियामेंट में मौजूद होना, वहाँ नॉर्मल बिजनेस पार्लियामेंट का चलना, उसको तो ग्रैंड डायलॉग आप शायद ना कहें। और डू यू थिंक दैट पार्लियामेंट का स्मूथ चलना इज ऑल्सो अ वर्जन ऑफ द ग्रैंड डायलॉग और टेकिंग द कंट्री फॉरवर्ड? नहीं, वो बहरहाल एक हिस्सा जरूर है, लेकिन असल में तो बानी चेयरमैन को और उनकी जमात को अपने उस हाई हॉर्स से, घोड़े से नीचे उतरना है जिस पे चढ़ के वो ये कहते हैं कि उनके अलावा बाकी तमाम जमातें और इदारे जो हैं वो गद्दार हैं या जानवर हैं या काफिर हैं या डाकू चोर हैं। जब तक वो दूसरी जमातों के बुनियादी एहतराम का इयादा नहीं करते कि भाई ठीक है, उनको एक पाकिस्तान के 10 में से 3 वोटरों ने उनको मुंतखब किया है, लेकिन 7 वोटरों ने दूसरी जमातों को भी मुंतखब किया है, तो लिहाजा जब तक वो एक बाहमी एहतराम की बुनियाद कायम नहीं होती तभी ये डायलॉग आगे चलेगा। वरना पार्लियामान में भी उनके पास हर वक्त मौका है कि वो एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, यानी एक तामीरी डायलॉग कर सकते हैं। बसन अगर वो चाहते हैं कि जी इलेक्शन में उनको बहुत समझते हैं कि उनको ग्रीवेंसेस हैं, तो इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसके अंदर अभी तक कोई तरमीम प्रपोज नहीं कर सके 3 महीनों में कि जी हम, हमारे ख्याल में यहाँ गलती थी, यहाँ इसको ठीक करना है। कोई तामीरी काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई पाकिस्तान के अवाम का मसाइल का हल तजवीज करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एक ऑब्सेशन है कि तशद्दुद करना है, फसाद फैलाना है या एक शख्स के बचाव के लिए काम करना है। सही, बट सर अगर हम दूसरी तरफ से देखें, मतलब कि PMLN की तरफ से भी उनको फितना कहा जाता है, फिर उनकी जो रिजर्व सीट्स का मामला था वो आप लोगों को मिल गई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना होता तो बाकी जो जमातें थीं वो सीट्स जो उनकी बनती नहीं थी वो भी लेके बैठी हुई थी, तो शायद जेनरोसिटी तो दूसरी तरफ से भी नहीं दिखाई गई। अगर वो चोर कहते हैं, आप लोग फितना कहते हैं, आई मीन फितना इन इटसेल्फ ऑल्सो कोई आम सिर्फ एक लफ्ज तो नहीं है, उसकी भी एक सर्टन कॉनोटेशन होती है। जी, मैं तो उन्हें फाशिस्ट भी कहता हूँ, आई स्टैंड बाय माय जजमेंट, लेकिन इशू ये नहीं है। सर वो अगर इशू ये है चोर डाकू कह लेते हैं तो फिर एक ही बात नहीं हुई। तो इशू यही है, नहीं देखिए, मॉरल इक्विवेलेंस से तो मामले हल नहीं होने ना, कि हम अच्छा जी पॉक्स ऑन ऑल योर हाउसेस, ये भी खराब है वो भी खराब है, लिहाजा ये। असल इशू ये है कि उन्होंने ये फैसला करना है कि क्या अवाम ने उनको जो जिम्मेदारी दी है मुल्क को आगे लेकर जाने की, उन्होंने वो अदा करनी है, या उन्होंने मुस्तकिल जो है, चले हम फितने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, उन्होंने मुस्तकिल एजिटेशन मोड में रहना है, ऐवान के अंदर भी और ऐवान से बाहर भी। अब एक सूबे की उनके पास एक हुकूमत भी मौजूद है, क्या वहां के रहने वालों की जो जिंदगियां हैं उनको बेहतर करना उनकी जिम्मेदारी है या नहीं है? ठीक है सर, सॉरी माफ करिएगा, वक्त बड़ा कम है। पूछना था आपने क्योंकि पार्टी की मीटिंग का भी जिक्र किया, नवाज शरीफ साहब अब पार्टी को हेड करने लगे हैं, डू वी एक्सपेक्ट चेंज इन पॉलिसी पार्टी की जो होगी, क्या वो अब ज्यादा हमें विजिबल नजर आएंगे? जी इंशाल्लाह ज्यादा विजिबल भी होंगे, मुतहरिक भी होंगे, पूरे मुल्क पे जाएंगे और पार्टी को एक नई 21वीं सदी की बुनियाद पर उस्तवार करेंगे इंशाल्लाह। सर कुछ ज्यादा तफसील फराहम करेंगे क्या, मतलब कि शहबाज शरीफ साहब ये काम नहीं कर पाए जो अब नवाज शरीफ साहब करेंगे? जी शहबाज शरीफ साहब देखिए, वो एक क्राइसिस में सदर बने थे जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट के एक इंतहाई गैर मुनसिफाना और नाहक फैसले की सूरत में नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाया गया था। अब जब के मामलात जो हैं वो स्टेबल, मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और शहबाज शरीफ साहब को पूरी अपनी तवज्जो उस पर देनी है कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम हो और इकोनॉमिक ग्रोथ हो, रोजगार पैदा हो, तो वो उस पर फोकस्ड है। और मुस्लिम लीग नून के जो करोड़ों कारकुन हैं, या 1,40,00,000 लोग जिन्होंने 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून को वोट दिए हैं, उन सब की ख्वाहिश यही है कि पार्टी जो है वो रिजुवेनेट हो, और हम सब की नजर में मोहम्मद नवाज शरीफ से बेहतर शख्स नहीं है इस काम के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए। नाजरीन, यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से पे यही जो मौजू है गुफ्तगू का जमातों के दरमियान, सियासी जमातों के दरमियान, इस पे हम बात अपनी जारी रखेंगे। एक तरफ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो या हुकूमत हो, उनकी तरफ से हम कह सकते हैं कि डायलॉग की बात सीनियर लीडरशिप कर रही है, जहां एक तरफ 9 मई को लेके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये के ऊपर बहुत तनकीद भी करते हैं, मगर दूसरी तरफ ये बात भी अब बारहा कही जा चुकी है कि सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये में हम कह सकते हैं कि लचक कम ही नज़र आ रही है 9 मई के बाद से, बल्कि हम कह सकते हैं कि जो लहजा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ज़्यादा सख्त होता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करें तो वहाँ जो वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी और जो नए गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उनके दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी जो थी वो वीकेंड पर हम सुनते रहे। वज़ीर आला ने कहा कि गवर्नर लगा तो गवर्नर हाउस पर भी कब्ज़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ गवर्नर साहब ने भी फिर जवाब दिया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं। इस तरह की गुफ्तगू हुई दोनों तरफ से। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बार बार 9 मई के बाद कहा है कि वो माफ़ी मांगने में दिलचस्पी नहीं रखते, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी DGISPR की उसमें कहा गया था। आज भी उमर अयूब साहब ने एक तकरीर की पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में, बहुत हम कह सकते हैं लंबी तकरीर थी और बहुत एक अग्रेसिव उनका लहजा था, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। कहीं नहीं लगा कि वो किसी किस्म का भी कोई टेम्परेचर्स कम करने के लिए एफ़र्ट करना चाहती है जमात। एक सख्त लहजा था, बहुत तनकीद की, तफसील से उन्होंने ज़िक्र भी किया उन सब ज़्यादतियों का जो बकौल उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पिछले साल में हुई, इलेक्शन से पहले ख़ास तौर पे। इन सब मामला पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद राम तरकई साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम सर। लग रहा है कि जैसे एक तो इलेक्शन हुआ, उसके बाद कुछ टेम्परेचर्स कम हुए, मगर पिछले हफ्ते में हम कह सकते हैं कि द टेम्परेचर सीम टू बी गोइंग अप अगेन। दूसरी तरफ से अगर कोई डायलॉग की बात हो भी रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लहजा है वो सख्त होता चला जा रहा है और ज़्यादा इनफ्लेक्सिबिलिटी आ गई है आप लोगों में। देखिए, उसकी रीजंस हैं। इलेक्शन हुआ, मैंडेट मिला, मैंडेट चोरी किया गया, हुकूमत बन गई चोरी की मैंडेट से। फॉर्म 45, 47 जो भी हमारा स्टेटमेंट है, कौम ने हमारे सेलेक्ट किया, हमें वोट दिया। देखें, पंजाब में आज भी हम अपने अभी पार्लियामेंट से होके आ रहा हूँ, हमारे MNAs वो हमें बता रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे वर्कर्स के साथ रोज़ाना उनके घरों पे छापे मारे जाते हैं। अब भी जी, आज कल भी परसों भी रोज़ाना की बुनियाद पे। जो आप कहें कि यहाँ पे मीटिंग होगी, अगले दिन आपके लोकल तंजीमें, चेयरमैन सारे उठा के ले जाते हैं। हमारे पंजाब में जी बिल्कुल, हमारे MNAs के घरों पे छापे मारे जाते हैं। तो मतलब KP में ये नहीं हो रहा, इस्लामाबाद में ये नहीं हो रहा, पंजाब में हो रहा है। सिंध में, कराची में ऐसा कोई वाक़या? सिंध में सच 2-3 छोटे छोटे वाक़यात हुए, लेकिन इतना सच कोई प्रॉब्लम हमें सामने फ़िलहाल नज़र नहीं आया। जो कि पंजाब है, वहाँ पे हमें लग रहा है कि जहाँ से आपको, जो आप कह रही हैं ना कि नेगोशिएशंस की बात होती है, देखिए हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम नेगोशिएशन ज़रूर करेंगे और नेगोशिएशंस होती मुखालिफ के साथ है। ये इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट है। आप उनसे नेगोशिएशन करते हैं जो आपके मुखालिफ होते हैं, लेकिन पहले आप ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें। आपके एक्शन शुड स्पीक लाउडर दैन जस्ट वर्ड्स ना। हमारे यास्मीन राशिद साहिबा जो कि कैंसर की मरीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, 72-73 उनकी एज है, वो साल से जेल में हैं। हमारे बहुत सारी और ख़वातीन हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे अपने लीडर हैं, मैं बात कंप्लीट कर लूँ, हमारे अपने लीडर जेल में हैं। इसी तरीके से हमारे मैंडेट पे चोरी डाली गई। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, पहले उन चीज़ों को तो दुरुस्त करें ना। आप चाहते हैं कि हम नेगोशिएशन करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, पहले आप कुछ कदम बढ़ें। और माफ़ करिएगा सर, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ क्योंकि आपके बहुत से अब जो बात कर रहे हैं वो ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि बहुत से जो लीडर्स हैं वो इस तरह की भी तो गुफ्तगू करते हैं कि जी हमें
ہم شہباز شریف صاحب سے، ہم حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، DGI سے بات کریں گے، شہباز شریف صاحب کے پاس تو کوئی طاقت یا پاور بھی نہیں ہے، تو سر اس سے بھی تو یہ وہ یہ نہیں کہتے کہ کہ آپ ظلم کرنا بند کریں، آپ ان خواتین کو جیل سے نکالیں. وہ اس طرح کی جب گفتگو کرتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ آپ لوگ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں. اب یہ بتائیں کہ آپ کے ان لیڈرز کو گفتگو کرنا نہیں آتی، کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے، یا وہی جیسے آپ کے پارٹی کے بارے میں کہتے ہیں نا، ہر کوئی اپنی سمت کو چل رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم پارٹی میں ہماری رائے ہر بندے کی اپنی ایک ہوتی ہے، مکس رائے ہوتی ہے، ساری ایک بات سے متفق ہر پارٹی میں ایک کنسنسس ہوتا ہے. دیکھیں جو ہمارے لیڈرز نے بات کی ہے، جو بھی آئے ہیں ٹی وی پہ یا ٹاک شوز میں یا پریس کانفرنسز میں، وہ میں بھی آج وہی بھی بات میں بھی کر رہا ہوں کہ ایک تو ان کے پاس آج بھی اختیار نہیں ہے بات کرنے کا. یہ اپنا سیکٹری نہیں چینج نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے. کس کو کہہ رہے ہیں سر؟ یہ میں وزیر اعظم کو کہہ رہا ہوں. اچھا ہاں، نہیں ان کے پاس نہیں اختیار. وہ خود آ کے ان کے اسپوکس پرسن نون لیگ کے وہ بیٹھ کے آپ کے ٹی وی کے پروگرامز وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. سر ویسے مطلب ایک حقیقت ہے نا، ایک ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے یا کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کچھ اور کہیں، حقائق کچھ اور ہوں، کچھ ہم تھوڑی سی حقائق سامنے رکھ دیں جو قوم کو پتہ ہے. مطلب ہم قوم کو تو بیوقوف نہیں بنا سکتے. سر خیبر پختونخوا میں کیا آپ لوگوں کے پاس یہ رائٹس ہیں کہ آپ وہاں اپنا چیف سیکریٹری، اپنا آئی جی اپنی مرضی کا لگا سکتے ہیں؟ تو فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے چیف سیکریٹری دینا. چیف منسٹر میرا آیا، ایون دو پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ، اس وزیر اعظم اور اس مینڈیٹ چور حکومت کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس لوگوں کا دیا ہوا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے، ہمارا ادھر اختیار ہے، وہ ہم حکومت چلانی ہے لوگوں کے لیے، جو وہاں پہ ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا. علی امین نے ایک بڑا کام کی، ایون دو کہ پارٹی پہ اس پہ بڑا پریشر آیا. ہمارے ورکرز ان میں، کیونکہ وہ تو سارے نوجوان ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہمیں بیٹھنا وہ برداشت نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود بھی علی امین نے لوگوں کے مینڈیٹ کے لیے، صوبے کی بہتری کے لیے وہ گیا، اس نے بات کی. ان میں اتنی ڈیسنسی ہونی چاہیے تھی شہباز شریف میں اور ان کی ٹیم میں. ان کی ٹیم آئی، احسن اقبال صاحب آئے، دوسرے دو ان کے سینئر منسٹرز آئیں، باقاعدہ علی امین کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہاں پرائم منسٹر کے ساتھ چیف منسٹر کی ملاقات ہوئی اور ہماری ایگریمنٹ ہوگی ان چیزوں پہ اور ہم وہ کام کریں گے. تو جب آپ اپنی دیکھیں انسان یعنی کہ وہ مان گئے آپ کو اب آپ کی مرضی کا چیف سیکریٹری دینے یہ تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں. مگر سر ان کے پاس اختیار نہیں ہوگا نا پھر، جیسے آپ کہہ رہے ہیں. تو اگر نہیں ہے تو دیکھیں اگر نہیں ہے تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، اگر ان کے پاس نہیں ہے یا وہ دینا نہیں چاہتے، لیکن حکومت میں تو یہ بیٹھے ہوئے نا، کرسی تو ان کے پاس ہے. اگر ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو یہ چھوڑ کے چلے جائیں. باس ایک بریک لینی ہے سر، اگر آپ اجازت دیں. ناظرین یہاں ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک، اور پھر ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں شاہرام ترکئی صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو ان کے پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت حکومت سے، وفاقی حکومت سے، باقی جماعتوں سے تعلقات ہیں. تو سر وہی والی بات کہ اگر ان کے پاس اپنا کیبنٹ یا کوئی سیکریٹری لگانے کے پاورز نہیں ہے تو وہ کہاں آپ کو دے سکیں گے آپ کی مرضی کا؟ آپ کے خیال میں اس کے پیچھے بھی کوئی پاور ہوگی، اور وہ بھی حکومت اسی لیے نہیں چھوڑے جیسے آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں بھی ہوگی تو اب کمپرومائز تو ساری جماعتیں کرتی ہیں. دیکھیں ہماری اور ان کی حکومت میں بڑا فرق ہے. ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، ہم فارم 45 والے ہیں. علی امین کے پاس 2/3 میجورٹی ہے. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے علی امین کی پارٹی کو، تحریک انصاف کو ووٹ دیا. عمران خان نے علی امین کو چوز کیا، ایم پی ایز نے اس کو ووٹ دیا اور وہ ایک لیجٹمیٹ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے. جہاں پہ آپ پنجاب میں مریم کو دیکھ رہے ہیں، ان کی تو میجورٹی نہیں ہے، 32 سیٹیں ان کی آ رہی تھیں. یہ اتنا بڑا جو ان کو مینڈیٹ لے کے ان کو حوالے کیا گیا، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں. یہاں پہ اگر آپ ادھر وزیر اعظم کو دیکھ لیں، اگر وزیر اعظم ہیلپ لیس ہیں، نہیں کر سکتے تو گھر چلے جائیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کرسی کے پاس؟ آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب کو نئی اختیارات دیے گئے یا پیسے نہیں ملے جو آپ لوگوں کا حق بنتا ہے تقریباً 115 ارب، تو پھر کیا آپ لوگ بھی گھر چلے جائیں گے؟ ہم تو گھر اسی وجہ سے نہیں جائیں گے کہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں. دیکھیں ایک if you can't deliver to the people you will still stay there. we'll try our level best. دیکھیں آپ کی طرف نہیں آئے گا. دیکھیں ہم اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، ہمارے لوگ
माशाल्लाह हमारी जो पार्टी है, हमारा जो वोटर है वो पढ़ा लिखा है, वो नौजवान है, वो उसको क्लैरिटी है, उसने इन सारी तकलीफ़ों के बावजूद हम पे पाबंदियां लगी, मतलब हम तो सारे थे ही नहीं। सर एक और भी तनकीद होती है, माफ़ करिएगा वक्त ज़रा कम है, कि अब लोग ये भी बात है और ये पाकिस्तान की एक हकीकत भी है सर, कि जब सियासी जमातें आपस में नहीं गुफ्तगू करती तो इस्टेब्लिशमेंट उससे ज़्यादा ताकतवर होती है। सर ये तनकीद भी होती है, और मतलब कि हमें तारीख ने भी बताया कि इफ़ यू कंटिन्यू टू बी डिफ़िकल्ट और इनफ्लेक्सिबल तो फ़ायदा दूसरी जमातों को तो होगा कि नहीं होगा, इस्टेब्लिशमेंट का ज़रूर होगा। देखिए ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, सियासतदानों की गलतियां हैं जो वो भुगत रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सियासतदान बैठ के बात करें तो सियासतदान को दिल बड़ा करना चाहिए, हक़ाइक़ को तस्लीम करना चाहिए, रियलिटी चेक उनको होना चाहिए, उनको, क्योंकि वो लोगों से होते हैं तो उनको लोगों का पल्स पता होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक सियासतदान जो है या एक पॉलिटिकल पार्टी वो बाय ऑल मीन्स वो कुछ भी कर लें, वो राइट वे तो नहीं बनता, द रॉन्ग वे आके पोजीशन पे बैठ जाएं। सर फिर तो आप बात नहीं करेंगे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखें जब आप बात करना चाहते हैं तो आप अपने पहले मामलात को दुरुस्त करें, हमारे लीडर को छोड़ें, हमारे जो लोग जेल में हैं उनको छोड़ें, हमारे मैंडेट को हवाला करें, फिर हमारी पॉलिटिकल पार्टी बैठ के आपसे बात करने को फिर सोचेगी। वेरी क्विकली वी रन आउट ऑफ टाइम, ये जो इतनी डिमांड्स हैं क्या इनमें कोई नेगोशिएशन की गुंजाइश है? एक होता है ना सर कि मैक्सिमम एक होती है बट उसके बाद बातचीत में आप थोड़ा आगे पीछे। देखें हम जो डिमांड कर रहे हैं इसमें कोई चीज़ नाजायज़ नहीं है। इमरान खान को बेगुनाह जेल में डाला गया, रखा गया, बिल्कुल बेगुनाह है, हमारा राइट है। हमारे लोग वो जेल में था, निशान लिया गया, लोगों ने उसके मुख्तलिफ निशान हमें सबको दिए गए, लोगों ने फिर भी वोट दिया। तो लोग चाहते हैं कि इमरान खान की पार्टी आके हुकूमत करे, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि हमारे जो लोग जेलों में हैं, इमरान खान और उसके साथ जो हमारी बाकी लीडरशिप है, उनको रिहा के, उनको बेचारे साल हो गया। मैंने आपको डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहा, जो कैंसर की मरीज़ हैं उनको आप जेल में रख के आप क्या मैसेज कौम को देना चाहते हैं? तीसरी बात यह है कि जो मैंडेट आपको नहीं मिला, पीटीआई को मिला, सब कुछ के बावजूद आपने उस पर डाका डाल के कुर्सी पे बैठ गए। आप कहते मेरे साथ बात करें। पहले तो देखिए पहली दो डिमांड्स अगर वो आपकी मान लें तो तीसरे के ऊपर देखें, जब वो कोई स्टेप्स लेंगे फिर पार्टी उस पर सोचेगी। सही। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जी हम ये सब कुछ जुल्म कर भी रहे हैं, आज भी पंजाब में लोगों पे जुल्म हो रहा है, और आप हमसे कहेंगे क्या कि हमसे बात करें, इट डजंट वर्क लाइक दिस ना। एक सेंसिबल बंदा एक सेंसिबल माशरे में, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सेंस वाली बात तो है ही नहीं, लेकिन अगर आप इस गौर से सोचे तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम जुल्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बैठ के टीवी पे कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। बैक टुमारो एट द सेम टाइम।